हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको संबोधित श्री अभय दुबे जी करेंगे, जो हमारी पार्टी की थोड़ा सा विलंब हुआ। बहुत अधिक ठंड का अभ्यस्त नहीं हूं, चल में आकर मैं अभिभूत हूं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुशांत जी हैं और सेना के हमारे अगर बात करें जिस तरह नहीं थी, ये झूठ परोसा गया है हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी न सिर्फ युवाओं के भविष्य को, प्रधानमंत्री जी जो शमशान कब्रिस्तान दिवाली रमजान कहते थे, अब आजकल सदन से लेकर सभाओं तक वो सबका साथ है, जिसमें न्याय है, जिसमें समरसता है। हम सब हतप्रभ थे कि कैसे हमारे सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। 4 साल की उनकी सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उनका भविष्य की कोई चिंता नहीं की गई। जो एक सैनिक रिटायर होता है उसको जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो उसकी पेंशन की हो, चाहे वो उसकी चिकित्सा की हो, सुरेश कुमार जी ने पहले भी आपसे विस्तार से इस बारे में बात की है, उन सब से वंचित कर दिया गया उसको। पहले काफी दिनों तक डिबेट रही एक टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर, जैसे समूचे विश्व में टूर ऑफ ड्यूटी चलती है कि आम देश के नागरिक भी सेना को कुछ समय के लिए ज्वाइन करते हैं और उस सेना को भी शायद ये इंप्रेशन था कि इस टूर ऑफ ड्यूटी के संदर्भित विषय में बात होगी। अब उसके बाद आपको याद होगा, अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए कि 2019 से 21 के बीच लगभग 97 अलग अलग प्रांतों में भर्तियां सैनिकों की निकाली गई। उनकी 90% तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एक उसमें रिटन एग्जामिनेशन एक उनकी होती है, वो एक औपचारिकता बची थी जिसको बार बार समय दिया गया। कोविड के नाम पर भारत की सरकार अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ती रही कि वो और समूची कांग्रेस पार्टी हमारे सैनिकों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से हम कदम बढ़ाएंगे। 31 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध एक न्याय का युद्ध छेड़ने का मानस बनाया, जिसको हमने नाम दिया है जय जवान। हम एक जय जवान आंदोलन समूचे देश में हम प्रारंभ कर चुके हैं। 3 चरणों में ये आयोजन हम समूचे देश में कर रहे हैं। पहला जनसंपर्क अभियान होगा, जो 1 फरवरी से हमने प्रारंभ किया है, 28 फरवरी तक चलेगा और 30 लाख परिवारों तक, प्रत्येक परिवार तक हम पहुंचेंगे। दूसरे चरण में हमारा सत्याग्रह होगा, जो 5 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें सभी देश के प्रखंडों में, शहरों में हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और तीसरा चरण हमारा 50 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, जो 17 से 20 मार्च तक, जिसको हम आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ यात्रा सहयोग समिति और हमने एक न्याय योद्धा भी इसमें हमने तैयार किए हैं। हिंदुस्तान में बेरोजगारी का हाल अपने भयावह स्तर पर पहुंच गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 44% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन युवाओं में, 20 से 24 साल के नौजवानों में हो गया है। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था, रेशो जो था, वो
कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब तक 52 था, वो गिरकर 39% तक हो गया है। हिंदुस्तान के नौजवान और जवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान जवान ही नहीं, आपने देखा कि हमारी ओलंपियन बेटियां किस प्रकार सड़कों पर प्रताड़ित की गई। हमारे किसानों की राह में कील और कांटे बिछाए 1 साल तक वो सड़कों पर पड़े रहे। किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और भारतीय जनता पार्टी का धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। तो न सिर्फ देश की सेना के साथ, देश के नौजवान युवाओं के साथ, बेटियों के साथ, किसान के साथ, दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, इसका अगर आपको पढ़ना हो तो बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य के भारत में जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तब उसे प्राइमरीली मैंडेटरी मत करिएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे सेंट्रल प्रोविंस में उस समय सेक्रेटरी स्टेट होम को एक एफिडेविट देना होता था, जो इसके दायरे में से बाहर होना चाहता है वो सेक्रेटरी होम को शपथ पत्र दे और इसके दायरे से बाहर हो जाए। और उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे कन्विंस कराकर हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मगर ये थोपा नहीं जाना चाहिए। इस पे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारे विषय सिर्फ चुनाव को पोलराइज करने के लिए लाती है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? आप याद कीजिए, पूरे देश में एक उन्माद पैदा किया सीएए। आज पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि सीएए का क्या हुआ। 1 जनवरी 2020 को आप सीएए लेकर आए, आपने नोटिफाई किया, आज तक लागू क्यों नहीं है? पुराना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से नागरिकता क्यों दी जा रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं थी उस समय जिसने इस पर विरोध किया था। हिंदुस्तान की रॉ ने, हिंदुस्तान की आईबी ने इसका कड़ा विरोध किया था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकॉर्ड पर देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि इसको कतई लागू मत कीजिएगा। इन्होंने एक प्रोविजन उसमें किया था कि रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को हम ये देंगे, वो शब्द हटा दिया। धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों का शब्द हटा दिया, क्योंकि रॉ ने, आईबी ने यह कहा कि 33,333 लोग मात्र हैं जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उसके नाम पर लॉन्ग टर्म वीजा लेकर यहां रह रहे हैं, और बहुत सारे स्लीपर सेल के लोग हैं जो इसके आधार पर नागरिकता पालेंगे, जो देश के लिए खतरा है। लेकिन आज भी कई प्रांतों में जाकर कहते हैं कि हम सीए। अरे साहब, 2021 में क्या हुआ? पहले इन्होंने तर्क दिया कि कोविड है, कोविड में तो आप कृषि के क्रूर काले कानून ले आए थे। फिर कहते हैं एनआरसी में लोकसभा में रिकॉर्ड पर जवाब दिया इन्होंने कि ऐसा कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है, ना ही प्रश्नाधीन है। लेकिन जब भाषणों में कहेंगे तो जाएंगे। उत्तराखंड जैसे प्रांत में क्यों प्रधानमंत्री जी? कई लोग प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, आपकी सरकार के लॉ कमीशन ने रिफ्यूज किया। तो एक प्रांत में लाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि हम साइमल्टेनियसली, क्योंकि रोजगार पर जवाब नहीं है इनके पास, महंगाई पर जवाब नहीं है इनके पास, चीन घुस गया उस पर जवाब नहीं है, चीन से बेतहाशा इंपोर्ट कर लिया। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, उसने तक एलिगेशन लगाया कि चीन से गैर जरूरी चीजों का इतना इंपोर्ट किया कि आपका एमएसएमई स्पॉइल हो गया। इन सारे प्रश्नों के जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है, इसलिए ये फेस सेविंग एक्सरसाइज मात्र है।